हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था फ्रेंड्स, उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले एक बार आपको प्रीवियस ईयर का पैटर्न समझना चाहिए। और यहाँ तक तो बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और इस बार बीएड एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। और फ्रेंड्स, जब सेशन समाप्त हो जाएगा, जब आप सेशन को पूरा देख लीजिएगा, तो इसका लिंक कम से कम एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 को हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार सीईटी बीएड परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2023। और एग्ज़ाम जो लिया गया था पिछले साल बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो 8 अप्रैल 2023 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। और देखिए, इसी प्रकार से मैं आपको 2018 से लेकर के 2023 तक बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सारे क्वेश्चन पेपर को मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का सिलेबस बता देता हूं। देखिए, इंग्लिश से यानी कि जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 15 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे 15 नंबर का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, जनरल हिंदी से 15 प्रश्न 15 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के आपके 25 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, जनरल अवेयरनेस के आपके 40 प्रश्न होंगे 40 नंबर का। और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स जो है, टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड, उसके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इनको हम लोग देखिए ऐड करते हैं तो 15 15 30, 30 और 25 कितना हो गया, 55 हो गया। 55 और 40 कितना हो गया, 95 हो गया। और 95 और 25 120 हो गया, यानी कि 120 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 अंक का। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया है कि 15 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी है, 15 प्रश्न होगा 15 मार्क्स का। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो रीजनिंग है ना, वो आपका मिलेगा सेक्शन 3 में। रीजनिंग में आपके 25 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए, फिर आपका होगा यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य जानकारी जिसको हम लोग बोलेंगे, ये आपका 40 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का। तो हम लोग फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हम लोग जो जनरल अवेयरनेस है उसी के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पीडीएफ वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इंटरनेट के संबंध में यूआरएल, देखिए इंटरनेट के संबंध में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, आंसर आपको कमेंट करना है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा। आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट करते चलिए। देखिए, इंटरनेट के संदर्भ में जो यूआरएल है उसका पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024, और यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है, कंप्लीट स्टडी गाइड है। काफ़ी बेस्ट बुक रहेगी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में जो आपका बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस सिलेबस को पूरे विस्तार रूप से टू द पॉइंट के रूप में इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराए गए हैं।
अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस डिटेल में यहाँ पर जो है इस बुक में आपको उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 2023 का यह क्वेश्चन पेपर है और पूरा डिटेल सॉल्यूशन इसका उपलब्ध इस बुक में कराया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं उत्तर व्याख्या सहित। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स 2022 का भी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ साथ बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक भी आता है। इस प्रैक्टिस बुक को आप खरीदिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अब देखिए नीली क्रांति ये आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और जो श्वेत क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। बात करते हैं हम सबसे पहले हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और नीली क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो हीरालाल चौधरी को जाना जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये आपके श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भारत में जाने जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगर बात करेंगे कि विश्व में अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं जो कि अमेरिका के हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश यानी कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? सभी लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए सबसे पहले तो आप बताइए कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहले आप मुझे ये कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपका इसका आंसर बताता हूँ। बताइए वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? देखिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया है। हीरालाल जे कानिया, यहाँ पर देखिए हीरालाल जे कानिया दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है, सुकुमार सेन थे। ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ठीक है। चलिए देखिए कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? कोंकण नौसैनिक अभ्यास जो है यह किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए कोंकण नौसैनिक अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है। यह द्विपक्षीय कोंकण अभ्यास है और दोनों देशों के नौसेनाओं के द्वारा समय समय पर समुद्र और बंदरगाह में अभ्यास करने, अंतर संचालनीयता बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को जो है साझा करने के लिए यह एक मंच है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भारत और यूनाइटेड किंगडम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगई महोत्सव जो है यह किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है? कौन सा? संगई महोत्सव। बताइए संगई महोत्सव जो है, संगई त्यौहार जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है? सभी लोग आंसर बताइए। तो देखिए संगई महोत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है और मणिपुर का एक संगई हिरन है, संगई हिरन है जो मणिपुर का राजकीय पशु है, संगई हिरन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मणिपुर राइट आंसर इसका हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि इस उत्सव को संगई महोत्सव के नाम से जाना जाता है। जो संगई जो हिरन है उसी की विशिष्टता को यह प्रदर्शित करता है और संगई हिरन जो है यह मणिपुर का राजकीय पशु है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फियरलेस गवर्नेंस ये पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए उस टाइम का जो है ये करंट का प्रश्न आप कह सकते हैं इसको। फियरलेस गवर्नेंस यानी कि पुस्तक और लेखक से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना तो आपको आइडिया लग गया, ठीक है ना। देखिए फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है कौन? तो इस पुस्तक को लिखा है किरण बेदी ने, ठीक है ना। किरण बेदी राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत की पहली महिला IPS हैं, ठीक है ना, किरण बेदी। चलिए उसके बाद देखिएगा किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक है खुल्लम खुल्ला? खुल्लम खुल्ला जो है यह किस अभिनेता की आत्मकथा की शीर्षक है? तो देखिए फ्रेंड्स यह जो है किसकी है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिखेंगे, बताइए। तो ये फ्रेंड्स ऋषि कपूर जी की है। ऋषि कपूर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऋषि कपूर राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह प्रत्येक वर्ष भारतीय लेखकों को भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो इससे सम्मानित होने वाली अगर पहली महिला लेखिका का नाम पूछा जाएगा तो ये आशा पूर्णा देवी थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। पहली बार ये जी शंकर कुरूप को दिया गया था 1965 में। और पहली अगर महिला पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये आशा पूर्णा देवी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध हैं। जहांगीर खान बताएंगे फ्रेंड्स, जहांगीर खान को किस खेल के ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो जहांगीर खान को व्यापक रूप से जो है ये स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में पहचान मिली है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वैश राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वैश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, बताइए, ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। तो एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, दूसरा आपका फ्रेंच ओपन हो गया, तीसरा अमेरिकन ओपन हो गया और चौथा विंबलडन हो गया। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये 4 टेनिस टूर्नामेंट है और ग्रास कोर्ट पर जो होता है ये आपका विंबलडन होता है। ठीक है ना, विंबलडन जो होता है यह ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है और यह सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए सभी जो है आपका ग्रैंड स्लैम है उनका नाम दिया गया है। यहाँ पर विंबलडन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्ले कोर्ट पर खेला जाता है आपका फ्रेंच ओपन, शायद एक बार आप देख लीजिएगा इसको। देखिए चिकनगुनिया का कारण क्या है, चिकनगुनिया का कारण क्या है। तो देखिए चिकनगुनिया बीमारी जो है ना ये आपके वायरस से होने वाले जो मच्छर काटते हैं इसी से होती है। तो यानी कि ये होता है वायरस के कारण। ठीक है ना, वायरस के कारण होता है। और देखिए वायरस छोटे अंतःकोशीय परजीवी होते हैं जिनमें एक आरएनए या डीएनए जीनोम होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और चिकनगुनिया वायरस से होने वाली मच्छर जनित बीमारी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है। किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी यानी कि गुर्दे की बात की जा रही है। तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है ये नेफ्रॉन है। ठीक है ना, नेफ्रॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन है किडनी की। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है बताइए। तो देखिए 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती है। ठीक है ना, सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, सद्भावना दिवस या 20 अगस्त को सांप्रदायिक सौहार्द दिवस भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सद्भावना दिवस यहाँ पर दिया गया है। दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी कौन सी है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी कौन सी है। तो ये भाषा जो है कौन सी है फ्रेंड्स, यह तमिल भाषा है। तमिल भाषा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तमिल भाषा है। ठीक है ना, तमिल भाषा है। और देखिए मलयालम तमिल की ही उपभाषा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना, तमिल भाषा सबसे पुरानी है, तमिल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खले संदेह के तहत पंजीकृत एक कंपनी कौन सी है। NBFC। ठीक है, बताइए NBFC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आप बोल सकते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अधिनियम है 1956 या कंपनी अधिनियम 2023 के तहत पंजीकृत कंपनी है यह। और यह मुख्य रूप से सरकार द्वारा जारी किए गए शेयर, अनुबंध, ऋण पत्र, प्रतिभूति, इन सब के जो है अधिग्रहण से ये संलग्न है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से बात करते हैं तो आपका कौन सा हो जाएगा बताइए राइट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कंपनी एक्ट। चलिए उसके बाद देखिएगा कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे।
साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, बताइए। वैसे तो आप कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले ही ये पहले व्यक्ति हैं, पहले भारतीय हैं, ठीक है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इनको जो है 1913 में यह सम्मान दिया गया था, 1913 में, ठीक है। उनकी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में, ठीक है ना फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है, तो यह कौन सा संगठन है। एक तो ऑप्शन यहाँ पर आपको नीति आयोग दिख गया। चलिए उसके बाद देखिए अगला आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो कौन सा संगठन है यह, तंबाकू हमारे ग्रह को जहर शीर्षक से, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यानी कि WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल हैं। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं, तो वर्तमान में जो है कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया। व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए ये जो व्यवस्था विश्लेषण उपागम है ये प्रतिपादित किया था डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक विज्ञान में सिस्टम सिद्धांत की शुरुआत किया था और यह सिद्धांत 1930 के दशक के दौरान सामाजिक विज्ञान में सामने आया और समग्र रूप से माने जाने वाले सामाजिक तथ्यों के एक वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की कोशिश की और एक निश्चित क्रम और एक पहचान बनाए रखने का यह प्रयास करता है। डेविड ईस्टन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये प्रजापति हैं, प्रजापति राइट आंसर हो जाएगा, प्रजापति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। रूस की क्रांति आपको याद होगा 1917 में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन जो है ये आपका हो जाएगा कब, सोवियत संघ का विघटन 1990-91 में आपको याद होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो बर्लिन की दीवार की गिरना यह घटना कब की है, तो ये 1989 की है। और अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण जो है, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण ये 1979 की घटना है। तो सबसे पहले आपका रूसी क्रांति यानी कि 4 हो जाएगा, तो यहीं से देखिए 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 के बाद आपका 1 हो जाएगा, 1 के बाद आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता था तीर्थ, ठीक है ना। और इसका वर्णन चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में मिलता है, तीर्थ कहा जाता था, ठीक है ना। शिवाजी का मंत्रिमंडल जो था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। कृष्णदेव राय के जो दरबार में 8 जो तेलुगु साहित्य के महान कवि रहते थे उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। चलिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं ये कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समस्याएं संसाधनों का आवंटन है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग है और आर्थिक विकास है, यानी कि ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या इसमें से शामिल होगा, तो देखिए हार्डवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है और जो आपका परिवीय उपकरण होता है, पेरिफेरल जो आपका डिवाइस होता है ये भी होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, तो ये सभी राइट आंसर होगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड चिप, ये किससे बनी होती है। कई बार ये प्रश्न बिहार बीएड में पूछा जा चुका है। तो देखिए आईसी चिप जो होती है ना ये किसकी बनी होती है, एक अर्धचालक सामग्री की यह बनी होती है और खास करके ये बनी होती है किससे, तो सिलिकॉन से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति जो है यह मापी किससे जाती है, तो कंप्यूटर की गति मापी जाती है किस में, गीगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है ना। गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो कीट विज्ञान इसको हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। और इसके अंतर्गत जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जो है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये डॉल्फिन है। कौन सी है? डॉल्फिन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, डॉल्फिन है, ठीक है, डॉल्फिन राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। आप कोको कोला का बोतल खोलिएगा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक का, देखिएगा सो की आवाज़ आती है। तो ये होता है किसके कारण है? तो फ्रेंड्स देखिए ये होता किसके कारण है? तो ये होता है घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी के कारण, ठीक है ना। जब हम लोग अगर हम किसी भी सोडा पानी बोतल को खोलते हैं तो घोल के ऊपर CO2 का आंशिक दबाव अचानक कम हो जाता है, ठीक है। ये हेनरी का नियम है। इसी के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता में कमी आती है और इसलिए CO2 में देखिए बुलबुला हो जाता है नीचे। चलिए, कोल्ड ड्रिंक में तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर इसका होगा। देखिए जैव विविधता के 3 स्तर क्या हैं? जैव विविधता के 3 स्तर। अच्छा, जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है पश्चिमी घाट को। इस चीज़ को याद रखिएगा, भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट को माना जाता है। और जैव विविधता की खोज की अगर बात करें तो आमतौर पर 3 स्तरों पर की जाती है: अनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। ये 3 स्तर पर पृथ्वी पर जीवन की जटिलता पैदा करने के लिए मिलकर के ये काम करते हैं। तो यहाँ पर देखा अनुसार अनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए पारितंत्र में अजैविक घटक कौन कौन से हैं? एक अजैविक है और जैविक घटक है। जैविक घटक में हम लोग मानव, पेड़ पौधे, ये सब जैविक घटक में आते हैं। और अजैविक घटक में आपका मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन, ठीक है ना, ये सब आता है अजैविक घटक में। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्रता भी आता है, आर्द्रता भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये अजैविक घटक है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव इसमें से जो है त्वचा से सांस लेता है? तो इसमें से त्वचा से सांस लेगा केंचुआ। केंचुआ जो है यह एनेलिडा संघ में आता है, एनेलिडा संघ में आता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एनेलिडा संघ के आता है यह केंचुआ। चले, और किसानों का मित्र इसको कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है यह कोशिका के किस भाग में होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है फ्रेंड्स, यह होती है कहाँ पर? तो यह साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में, अच्छा, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कूटपाद के द्वारा, ठीक है ना, कूटपाद के द्वारा अपना भोजन जो है पकड़ता है। और अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है ये होता है कहाँ पर? तो यह होता है भोजन रसधानी में, ठीक है ना, भोजन रसधानी में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भोजन रसधानी यानी कि खाद्य रेक्तिका आप कह सकते हैं इसको। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा JB बोस, जगदीश चंद्र बोस का आविष्कार है? जगदीश चंद्र बोस यानी कि JB बोस का आविष्कार है, बताइए फ्रेंड्स। अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो की खोज JB बोस ने किया था, ठीक है ना, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव की खोज, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को क्या कहा जाता है? परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपको कहा जाता है क्या, इसको बताइए। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? कुचालक होता है, बताइए। तो देखिए जितने भी नॉन मेटल होते हैं, अधातुएं होते हैं, ये आमतौर पर बिजली के खराब संवाहक होते हैं और न तो लचीली होती हैं और न ही कोई मौलिक अधातु कमरे के तापमान पर गैस हैं, जबकि अन्य तरल और अन्य ठोस हैं इसमें से। तो आप कह सकते हैं इसमें से ऑप्शन बी होगा, गैर धातु, ठीक है। देखिए कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा?
तो फ्रेंड्स यह केपलर का नियम है, ठीक है ना, केपलर का नियम याद रखिएगा, केपलर का नियम है यह, केपलर का नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित गैस को देखिए किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है, कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए, किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए। तो देखिए ये उच्च दाब और कम तापमान, ठीक है ना, उच्च दाब और कम तापमान, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अणु पर दबाव में वृद्धि होने पर वह उसके समीप आता है और जब तापमान कम हो जाता है तो गैस को कम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर इसका होगा। देखिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। देखिए 40 प्रश्न हमने आपको कवर करा दिया है और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मेंढक, सैलमेंडर और टोंड ये आपके उभयचर है, कछुआ उभयचर नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। अच्छा इन 40 प्रश्नों में से आपने कितना नंबर लाया है एक बार आप कमेंट करके बताइए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से यह सेशन कंटिन्यू चलेगा, प्रैक्टिस सेट भी जल्द स्टार्ट किया जाएगा। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए।